हेलो स्टूडेंट्स, हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे थे और कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया था C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू जो है वो चार्ज होता है जो कैपेसिटर की फेसिंग सरफेस है उन पे जो इक्वल अपोजिट चार्ज होता है उसमें से किसी एक चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू है और वी दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आज हम वेरियस जो कैपेसिटर हैं उनकी कैपेसिटी निकालना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। तो सपोज मान लेते हैं ये है स्फेरिकल कंडक्टर और इसका रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल R। सपोज हम इसको चार्ज दे देते हैं Q चार्ज, तो Q चार्ज है वो इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब क्योंकि तो कैपेसिटेंस जब हम निकालते हैं तो उसमें दो प्लेट होती हैं, एक प्लेट तो ये है, अब हम तो इसकी कैपेसिटी निकालें तो दूसरी प्लेट कहाँ है, दूसरी प्लेट का मानेंगे इन्फिनिटी पे। अब सपोज इसका जो पोटेंशियल है वो कितना आ गया, मान लेते हैं V, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना है 0। तो मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो आप ये भी कह सकते हैं इन्फिनिटी से हम चार्ज लेकर आए प्लस क्यू चार्ज, तो इन्फिनिटी से प्लस क्यू चार्ज लेकर आएंगे तो यहाँ रह जाएगा माइनस क्यू चार्ज और यहाँ है प्लस क्यू चार्ज। इस जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, जो स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी सरफेस पे ये चार्ज आ गया। तो इस तरह से दो प्लेट होगी, एक प्लेट यहाँ पे और दूसरी प्लेट इन्फिनिटी पे। तो इस प्लेट का पोटेंशियल है V, इन्फिनिटी का पोटेंशियल है 0 और कैपेसिटर का फार्मूला C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो कैपेसिटर होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। अब आप देखिए इन्फिनिटी पे पोटेंशियल है 0, तो ये जो स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका पोटेंशियल कितना होगा हमें पता है। पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R। तो ये पोटेंशियल हो गया इसका कंडक्टर का। अब ये इक्वेशन 1 और इसको क्या लो इक्वेशन 2। तो कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हैं Q बाई पोटेंशियल से डिवाइड करते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ऊपर आ जाएगा Q से Q कैंसल, तो कैपेसिटेंस आई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब आप देखिए जो हमने कैपेसिटेंस निकाली, क्या आपको इसमें कहीं चार्ज दिखाई दिया? नहीं, इसमें कोई चार्ज नहीं आया। क्या इसमें आपको पोटेंशियल दिखाई दिया? नहीं। तो यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो न तो चार्ज पर डिपेंड करती है न ही पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द सिस्टम। भाई जो हमने स्फीयर लिया है इसका रेडियस कितना है, ठीक है। इस तरह से आपने जो प्लेट्स ली है उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है वो हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटेंस आ गई स्फेरिकल कंडक्टर की। अब जो अर्थ है, यदि हम अर्थ को स्फीयर मान लें, अर्थ एक बहुत बड़ा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कैपेसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ का रेडियस हमें पता है R 6400 किलोमीटर, तो इंटू 10⁻³ मीटर। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, क्योंकि मैं बताऊँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है SI सिस्टम में 9 इंटू 10⁹, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁹। तो कैपेसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अर्थ की, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ CE। तो ये आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁹ और रेडियस इंटू 6400 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ आ जाएगी
711 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। तो आप कह सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ 711 माइक्रो। तो आपने देखा हमने इतना बड़ा कंडक्टर लिया जिसका रेडियस इतना ज़्यादा था, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो भी माइक्रो फैराड है। आइए कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो जो प्लेट है उसका एरिया है A, चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव, जो प्लेट है उसकी प्लस सिग्मा, नेगेटिव वाली की माइनस सिग्मा, और जो प्लेट्स है उनके बीच में डिस्टेंस है स्मॉल d। और जब हमने इसको चार्ज दिया तो सपोज इस प्लेट का पोटेंशियल है V+ और इस पर प्लेट का पोटेंशियल है V-, या आप चाहें तो इसको V1 और V2 भी ले सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। तो आप इस प्लेट को कह सकते हैं 1 और इस प्लेट को कह सकते हैं 2। और जो प्लेट्स हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड E0 मैग्नीट्यूड में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो चार्ज डेंसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लेट्स के बीच में। तो हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। वी नो C इज इक्वल टू Q बाई V। V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो बेसिकली इसमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो टास्क होगा वो यही होगा कि आपको प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि चार्ज तो आपको पता होगा। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है एक रिलेशन वी नो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली रिलेशन आपको पता होगी, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं dV इज इक्वल टू माइनस E dr। तो ये जो dr है ये स्मॉल डिस्टेंस है, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आप ये देख सकते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यदि उस डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल वो डिक्रीज होगा, इसलिए ये माइनस साइन। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में, तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट 1 से 2, और यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है आप सपोज इस डिस्टेंस पे जाके स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं dr, r डिस्टेंस पे जाके, और जो dr है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल सेम है, तो इसलिए सिंपल E डॉट dr, और ये रिलेशन है वो ये कहती है E और dr में जो एंगल है वो 0। तो आप देखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस प्लेट का पोटेंशियल ज़्यादा, इस प्लेट का पोटेंशियल कम है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आप ओरिजिन मान लें, सपोज यहाँ पे r की वैल्यू 0 इस प्लेट पे, और इस प्लेट पे r की वैल्यू कितनी है d। तो जो dr है उसकी लिमिट हो जाएगी 0 से d, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरे रीजन में कांस्टेंट है, उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो उसके बाद आपकी आ जाएगी dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, तो हो जाएगा v लिमिट 1 से 2, और ये हो जाएगा माइनस E, और जो dr है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r की लिमिट रखेंगे d माइनस 0, ये है, और इसको आप लिख सकते हैं v2 माइनस v1। तो ये हो जाएगा माइनस E। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने E0 ली है, तो यहाँ पे आप E0 यूज कर सकते हैं, E की जगह आपने क्या ली है E0 इज इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम इसको E करें बार चेंज। तो हो जाएगा
V2 माइनस V1 और ये हो जाएगा माइनस E और इधर हो जाएगा ऊपर वाले एलिमेंट D माइनस V। तो V2 इस 2 का पोटेंशियल V माइनस और इसका पोटेंशियल V प्लस, तो V माइनस माइनस V प्लस दिस इज इक्वल टू माइनस E D। माइनस साइन को उधर ले आओ तो हो जाएगा V प्लस माइनस साइन को उधर ले आएंगे तो ये माइनस प्लस और ये माइनस, तो V प्लस माइनस इज इक्वल टू E D और ये किसके इक्वल है? पोटेंशियल डिफरेंस V के, दिस इज इक्वल टू V। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू रख दें तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D। ये कह सकते हैं इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2, ये होगी इक्वेशन 3। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आया? पोटेंशियल डिफरेंस आ गया सिग्मा चार्ज जैसे कि चार्ज बटेरिया Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। ये आ गई इक्वेशन 4। तो मेन जो टास्क था पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इक्वेशन 1 से मेन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रख दो तो कैपेसिटेंस आ जाएगी C इज इक्वल टू Q बाई QD एप्सिलॉन नॉट A, Q से Q कैंसल, सो कैपेसिटेंस कम डाउन टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो आप देखिए जो कैपेसिटेंस है वो एरिया पर डिपेंड करती है, प्लेट का एरिया कितना। यदि आप एरिया ज़्यादा कर दोगे प्लेट तो जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के बीच में यदि आप डिस्टेंस जितनी कम करोगे तो कैपेसिटेंस है वो उतनी ही ज़्यादा हो। जो कैपेसिटेंस है अगेन देखिए इस फॉर्मूले क्या कहीं चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। सो देयरफॉर कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q and V but depends on geometry of the system। ज्योमेट्री ऑफ सिस्टम मीन प्लेट का एरिया कितना है, प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है। Let us do the next topic, capacitance of a parallel plate capacitor with conducting slab। पहले हमने जो एक्सप्रेशन ड्राइव की थी, जब हमने कैपेसिटेंस निकाली थी तो प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं था, प्लेट्स के बीच में एयर थी, आप यूँ कह सकते हैं प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था। तो उस पर्टिकुलर केस में जब हमने कैपेसिटेंस निकाली थी तो कैपेसिटेंस आ गई थी C, सपोज ये वैक्यूम के लिए नोट कर लेते हैं इसको C नोट, तो वो किसके इक्वल आई थी? एप्सिलॉन नोट A बाई D। ये कब है? व्हेन एयर इज बिटवीन द प्लेट्स। तो एयर और वैक्यूम में कोई खास फर्क नहीं है, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है एयर का, तो आप वैक्यूम और एयर दोनों के लिए सेम कैपेसिटी कह सकते हैं। अब जब कनेक्टिंग स्लैब रखेंगे तो कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो उसको जो कैपेसिटेंस है वो है C किसके इक्वल होगी? Q डिवाइडेड बाई V। पोटेंशियल डिफरेंस हम बार बार यूज नहीं करेंगे, हमने जो पिछले टॉपिक में डेरिवेशन किया था इंटीग्रेशन करके पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन निकाली थी, वी नो V इज इक्वल टू E इंटू D। तो ये रिलेशन
कैलकुलेट कर ली थी। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम निकालेंगे इस पर्टिकुलर केस में। तो आप देखिए जो कनेक्टिंग स्लैब है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्टेंस है जो है यहाँ पे 0 है। तो ये जो यहाँ से t जो डिस्टेंस है वहाँ तक तो जो ये ड्रम है वो कितनी आएगी 0। अब जो इंटीग्रेशन है वो कहाँ से कहाँ तक बचेगा, ये टोटल डिस्टेंस है d और ये कितनी है t। तो d माइनस t डिस्टेंस तक ही आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में फॉर कंडक्टर फॉर कनेक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट, तो उस केस में जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा v इज इक्वल टू ई इंटू डी माइनस टी। क्योंकि जो t डिस्टेंस है वहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0। तो उस टर्म का कंट्रीब्यूशन यहाँ से यहाँ तक जो इंटीग्रेशन हमने किया था पिछले टॉपिक में, तो वो इंटीग्रेशन कितना आएगा 0। बचेगा कितना d माइनस टी। तो ये टर्म आ जाएगी। और वैसे आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने निकाला बेसिकली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू ई इंटू डी। अब ये डी डिस्टेंस वो है जहाँ जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने तो है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिजिन में डी माइनस टी। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप लिख सकते हैं, ये ई नोट लिखी है तो यहाँ पे आप चाहें तो ई नोट लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई नोट जो एग्जिस्ट कर रही है, ये जनरल फार्मूला है, ये इसके लिए है। और जो ई नोट है उसकी वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। तो वी इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी। सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, चार्ज बटे एरिया, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी। ये आ गई रिलेशन 4 और 1 में ये 4 की वैल्यू रखते हैं तो कैपेसिटेंस आ जाएगी C इज इक्वल टू क्यू बाई क्यू डी माइनस टी। ये टर्म ऊपर चली जाएगी, एप्सिलॉन नोट ए, क्यू से क्यू कैंसल, तो कैपेसिटेंस आ गई C एप्सिलॉन नोट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। तो आपने देखा यदि हम जो ये स्लैब है जो कंडक्टिंग स्लैब है वो कैपेसिटी के प्लेट के बीच में रख देते हैं जिसकी थिकनेस कितनी है d, तो उस केस में जो कैपेसिटेंस है वो कितनी आ जाएगी एप्सिलॉन नोट a बाई डी माइनस टी। अच्छा, यदि हम जो ये स्लैब है इसकी थिकनेस उतनी कर दें जितनी प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है, d इक्वल टू टी कर दें, तो ये नीचे वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि जो कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगी। तो बेसिकली फिर तो क्या होगा, फिर तो ये पूरा एक ही कंडक्टर हो जाएगा, फिर ये पूरा एक ही कंडक्टर हो जाएगा। तो उस केस में इस इक्वेशन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी। तो दैट इज वाई टी इज लेस देन डी। अच्छा, इस टर्म से आप क्या कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं, इसका कंपैरिजन करिए। यहाँ एप्सिलॉन नोट ए न्यूमरेटर दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर देखिए इसमें डी है, इसमें कितना है डी माइनस टी, तो जो डिनोमिनेटर है वो इसमें कम है। तो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं C इज ग्रेटर देन C नोट। यानी कि जब आपने कैपेसिटी के प्लेट के बीच में कंडक्टिंग स्लैब रख दी तो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है और हम बेसिकली यही चाहते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हमने देखा था जब कंडक्टिंग स्लैब को कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रखा था तो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो गई थी। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम इस प्लेट के बीच में रखेंगे तो देखेंगे इसका क्या इफेक्ट होता है। तो सपोज C कैपेसिटेंस है, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे बीच में
C इज इक्वल टू Q बाई V। तो अगेन जो मेन टास्क हो यही है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दो प्लेट्स के बीच में। मान लेते हैं जो कैपेसिटी प्लेट उसके बीच में डिस्टेंस T है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी थिकनेस है T, और पता है जो डाइलेक्ट्रिक है वो जब रखेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटी की प्लेट है उसकी वजह से है E नोट, और जो E नोट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, E नोट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा है Q बाई A एप्सिलॉन नोट। तो जब रखेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को तो इंड्यूस चार्ज आ जाएंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब के सरफेस पे, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक वो मैग्नीट्यूड में होगी E नोट माइनस P, क्योंकि E नोट की वैल्यू हमेशा EP से ज़्यादा होगी, तो इससे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो भी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो नेक्स्ट टास्क हमारा वो है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना। प्लेट का एरिया हमने कितना लिया है A, तो जब हम V कैलकुलेट करेंगे तो देखिए V किसके इक्वल होगा, हम फिर वही रिलेशन यूज करेंगे E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, और उसका जब हमने सोल्व कर लिया था कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इस रीजन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रीजन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये डिस्टेंस कितनी है D माइनस टी, ये डिस्टेंस ये प्लस ये D माइनस टी, और ये डिस्टेंस कितनी है T। तो जो T रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E, तो उसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा E इंटू टी, और इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा E इंटू डी माइनस टी। तो देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो दो पार्ट में हम ले सकते हैं। पहले पार्ट में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है E नोट, तो E नोट जो है वो किस रीजन में है D माइनस टी। तो आप देखिए इस रीजन में और इस रीजन में, क्योंकि ये वैक्यूम है ये भी वैक्यूम है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट है, ये भी E नोट है। और डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है E तो प्लस E इंटू कितनी थिकनेस में है T, तो ये डिस्टेंस है T। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इंटीग्रेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dr, तो D माइनस टी रीजन में तो E नोट है और T रीजन में कितनी है E, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और जो E है वो है E नोट बाई के, आप इक्वेशन 1 से ये 1 ये आप कह सकते हैं इक्वेशन 2, और ये है इक्वेशन 3, ये है इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 2 से 4 में वैल्यू रखिए तो ये भी आ जाएगा E नोट, क्योंकि E नोट की वैल्यू पता है इसलिए E को सब्स्टिट्यूट करेंगे, E नोट इंटू डी माइनस टी प्लस E की जगह क्या रख दें, देखिए E की जगह E नोट बाई के, E नोट बाई के इंटू टी। अब देखिए यहाँ से E नोट कॉमन ले सकते हैं, E नोट जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा D माइनस टी प्लस D बाई के, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। E नोट की वैल्यू आप रख देंगे इक्वेशन 3 से, दिस इज फ्रॉम 2 and 4, और ये है फ्रॉम, ये इक्वेशन आ गई 5, फ्रॉम 3 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5। तो आप देखिए V किसके इक्वल आ जाएगा, E नोट की वैल्यू आ गई Q बाई, सो V इज इक्वल टू Q बाई नोट V, दिस इज C। कैपेसिटेंस Q बाई V, और V की वैल्यू ये है, और आप यहाँ पे E की वैल्यू भी पुट कर दें इसमें,
जब आप E की वैल्यू पुट करेंगे तो ये V आ जाएगा फ्रॉम 3 and 5, ये V ही था 3 and 5, दिस इज 5, दिस इज 3, तो E नोट की वैल्यू रखते हैं। E नोट की वैल्यू है Q बाई A एप्सिलॉन 0 और ये है D माइनस T प्लस T बाई K। ये आ गई इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 से जो पोटेंशियल डिफरेंस का टास्क था, हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाली प्लेट्स के बीच में, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो कैपेसिटेंस आ जाएगी Q बाई V की वैल्यू ये रही, तो ये जब आप रखोगे Q बाई D माइनस T प्लस T बाई K एप्सिलॉन नोट A, Q से Q कैंसल, तो ये आ जाएगी एप्सिलॉन नोट A डिवाइडेड बाई D। अच्छा, यहाँ से आप T को ले सकते हैं माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाई K। तो ये आ गई C। अगेन आप देखिए जो K की वैल्यू है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, बिकॉज E नोट इज ग्रेटर देन E, तो K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो K की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, इसमें से जो टर्म माइनस करेंगे तो वो आएगी 1 से कम। तो जो T है हमेशा D में से कुछ ना कुछ वैल्यू डिक्रीज होगी, और जो वैल्यू डिक्रीज होगी तो जो कैपेसिटेंस C है वो C से ज़्यादा होगी। C इज ग्रेटर देन C नोट। तो जब आपने प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं रखा था तब कैपेसिटेंस थी C नोट जो कि है एप्सिलॉन नोट A बाई D। तो ये कैपेसिटेंस थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की, तब जब हमने प्लेट के बीच में कुछ नहीं रखा था। जब हमने कंडक्टर रखा था तब वो कर लिया, उसमें देखा था कैपेसिटेंस बढ़ गई थी। जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है तब देखिए उस केस में भी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होगी। अच्छा, यदि हम इसकी T की वैल्यू D के इक्वल कर दें तो उस केस में क्या होगा? व्हेन T इज इक्वल टू D, E की जगह D रख दें तो क्या होगा? इसी में रख देते हैं D की जगह D, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। D बाई K एप्सिलॉन नोट A बाई K, ये वैल्यू आ जाएगी इफ T इज इक्वल टू D, तो इसी में रख देते हैं तो ये कैपेसिटेंस आ जाएगी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A बाई T की जगह D रख दें तो D माइनस D प्लस D बाई K, तो ये कैंसिल हो गया, K ऊपर चला गया, तो C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नोट A बाई D। तो जो एप्सिलॉन जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, सो C बिकम्स K इंटू C नोट। तो यदि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटी जो प्लेट्स हैं, कैपेसिटी की प्लेट है, उस प्लेट के बीच में जो पूरा का पूरा स्पेस है यदि वो हम डाइलेक्ट्रिक से भर दें और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो K, तो जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो जब भी हमें कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी होती है, यदि हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो जो कैपेसिटर है वो बड़ा हो जाएगा। तो हम बेसिकली हर एक कैपेसिटर में क्या करते हैं? डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं और पूरा जो स्पेस है प्लेट के बीच में उसको डाइलेक्ट्रिक से भर देते हैं ताकि जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स हो जाए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच ए डाइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग डाउन इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी कि जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें डाइलेक्ट्रिक को रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आप इंक्रीज करते जाते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी इंसुलेटिंग जो प्रॉपर्टी है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, और उस केस में जो डाइलेक्ट्रिक है यानी
जो इंसुलेटर था एक तरह से, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये कुछ सब्सटेंस है जिनकी मैंने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा है। एयर देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.006, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 0.1 × 10³ वोल्ट पर मिलीमीटर। यदि आप 1 मिलीमीटर, जो एयर है 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस, यदि आप 800 पोटेंशियल डिफरेंस 800 वोल्ट, यदि 1 मिलीमीटर पे आप 2 इलेक्ट्रोड रख दें और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कर दें 800 वोल्ट, देन वो जो 1 मिलीमीटर उसके बीच में जो एयर दैट विल बिकम कंडक्टिंग, तो उससे जो चार्ज है वो पास करने लग जाएगा। पाई का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6.7, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये है। वैक्यूम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.0000 और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्योंकि वैक्यूम है तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होगी? इनफाइनाइट, क्योंकि मेटल तो है ही नहीं वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स नथिंग इज देयर। Let us derive an expression for energy stored in a capacitor। हम बात कर रहे थे जो कैपेसिटर है भाई उसके अंदर एनर्जी स्टोर है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। अब वो कैलकुलेट करते हैं कि जो एनर्जी है वो एनर्जी है कितनी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 प्लेट्स ले लेते हैं। कनेक्टिंग प्लेट है, दोनों पे चार्ज 0 है इनिशियली। आप ये समझिए कि ये जो प्लेट है राइट साइड वाली, इधर से आप पॉजिटिव चार्ज उठा के लेफ्ट वाली प्लेट पे लेके जा रहे हैं। तो ये जो प्लेट 2 है, प्लेट 2 और ये प्लेट 1, तो आप प्लेट 2 से नेगेटिव चार्ज उठा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज प्लेट 2 में से निकाल रहे हैं और 1 को दे रहे हैं। तो 2 में से प्लेट 2 में से पॉजिटिव चार्ज निकाल रहे हैं, तो प्लेट 2 में कैसा चार्ज रह जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और प्लेट 1 को पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज होती जाएगी। तो आप प्लेट 2 से पॉजिटिव चार्ज उठा के प्लेट 1 पर लेके जा रहे हैं। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा वो आप निकाल दें। तो इनिशियल सिचुएशन में चार्ज कितना था? 0। फाइनल में आपने चार्ज कितना कर दिया? कैपिटल Q। तो हम बीच में एक इंटरमीडिएट सिचुएशन ले लेते हैं। सपोज जब चार्ज उठा के आप प्लेट 2 से प्लेट 1 पर लेके जा रहे हैं, तो किसी इंस्टेंट पे इस पे चार्ज आ जाता है स्मॉल q। अभी जो स्मॉल q चार्ज आया उस इंस्टेंट पर मान लेते हैं पोटेंशियल कितना है? v। और आप चार्ज कितना लेके जा रहे हैं? dq जो बहुत स्मॉल चार्ज है वो आप यहाँ से उठा के इस प्लेट पे लेके जा रहे हैं। और ऐसे चार्ज जब आप उठा के यहाँ से लेके जा रहे हैं तो जो पोटेंशियल है वो भी चेंज हो रहा है। लेकिन किसी इंस्टेंट पे हमने मान लिया ये पोटेंशियल है, तो उस दौरान प्लेट पे कितना चार्ज है? क्यों? अब यदि मैं इस प्लेट से थोड़ा सा चार्ज dq निकालूं, तो जो dq चार्ज है वो इतना स्मॉल है कि जब मैं इस प्लेट से उठा इस प्लेट पे लेके जाऊंगा तो जो पोटेंशियल है उस पर कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा। तो इस दौरान मैं पोटेंशियल को कांस्टेंट मान सकता हूँ। इनफैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहना चाहिए। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट के बीच में, इस दौरान वो क्या रहेगी? कांस्टेंट, क्योंकि dq चार्ज इतना स्मॉल है। तो जब आप dq चार्ज को लेके जा रहे हैं तो कितना वर्क करना पड़ रहा है? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग dq charge from plate 2 to plate 1। तो ये स्मॉल वर्डन हो गया dw। तो कितना होगा भाई? चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज कितना है? dq और पोटेंशियल कितना है? v। अब हमें पता है कैपेसिटेंस और पोटेंशियल में क्या रिलेशन? v = q/c। तो आप ले सकते हैं q/c इंटू dq, क्योंकि जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू ये हमने यहाँ से रख दी। अब जो चार्ज है वो वेरिएबल है और जो कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे
तो इंटीग्रेशन में लिमिट क्या होगी, चार्ज वेरिएबल है तो चार्ज इनिशियल कितना था 0, फाइनल चार्ज कितना हो गया कैपिटल Q, इंटीग्रेशन W वर्डन, और यही वर्डन है ये किस में स्टोर हो जाएगा, कैपेसिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में, आप इसको U भी कह सकते हैं। तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/c Q का इंटीग्रेशन Q²/2 लिमिट 0 टू कैपिटल Q, तो ये आ जाएगा कैपिटल Q²/2c। तो एनर्जी स्टोर आई Q²/2c। अच्छा, Q किसके इक्वल है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में लिखें Q इज इक्वल टू CV। तो आप इसको चाहें तो यहाँ पे ये B डैश अलग मान सकते हैं, ये B डैश, ये B डैश, क्योंकि ये इंटरमीडिएट जब सिचुएशन थी तब था पोटेंशियल, ये फाइनल पोटेंशियल है। तो यहाँ पर आप वैल्यू लिख सकते हैं Q की जगह CV², तो ये आ जाएगा, जब आप सोल्व करेंगे Q की जगह CV², तो C से C कैंसिल, तो ये आ जाएगा हाफ CV²। इसके अलावा एक और एक्सप्रेशन आप यहाँ पर, एक इसमें QC है, इसमें CV है, QV केवल हम चाहें तो C को एलिमिनेट कर दे, C इज इक्वल टू Q/V, ये आ जाएगा हाफ Q/V, B से V कैंसिल हाफ Q। तो ये तीन वैल्यूज हैं, ये शो करती है जो कैपेसिटर है उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर है। हम इतने देर से डिस्कस कर रहे हैं, जो कैपेसिटर की प्लेट है उसमें जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर है, लेकिन हमने जो एनर्जी के लिए तीनों इक्वेशन लिखी, C इज इक्वल टू हाफ CV², U इज इक्वल टू हाफ CV², U इज इक्वल टू Q²/2c, U इज इक्वल टू हाफ QV। तो तीनों में से किसी भी एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो नज़र ही नहीं आई। तो इसका एक बार दोबारा से देखते हैं। सपोज मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है इसकी एनर्जी डेंसिटी जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो वो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब जो एनर्जी है बेसिकली U इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करके देखते हैं। एनर्जी कितनी है, हाफ CV², हाफ CV², और वॉल्यूम कितनी है। अब देखिए हमने ये कैपेसिटर लिया है जिसका एरिया है, प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितनी है D, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के बीच में वो कितनी है E, और इसकी कैपेसिटेंस है ε0A/d। तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, एरिया A डिस्टेंस, तो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज A इंटू D। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। हाँ, C की वैल्यू कितनी है, ε0A/d V²। V इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, बट ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है V नो फॉर ए कैपेसिटर। जब आप इसके बीच में कुछ V इज इक्वल टू E इंटू D, तो ये रिलेशन भी हमें पता है, ये आप कह लो इक्वेशन 3। तो आप V की वैल्यू वहाँ से लिख लो E/d², और ये है A/d। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी हाफ ε0। तो आप देखिए A से तो कैंसिल हो गया, D² D इंटू D² तो ये हो जाएगा E² D² ये नीचे आ जाएगा D/d² से D² कैंसिल, so this implies UE हाफ
epsilon naught E square. So this is energy per unit volume पर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, सो दिस एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इक्वेशन शोज दैट एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर को आप दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, एक सीरीज वे में, दूसरा पैरेलल वे में। तो पहले डिस्कस करते हैं कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। जब आप कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सपोज ए से बी तक आपने 3 कैपेसिटर जोड़ दिए, C1, C2 और C3 की कैपेसिटी है। तो ए से बी तक जाने का यदि आपके पास केवल एक ही पाथ हो, देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। अब आप लिख सकते हैं इफ देयर इज ओनली one path in going from A to B और उसी पाथ में ये तीनों कैपेसिटर आ रहे हैं, then they are said to be connected in series। अब देखिए सीरीज में केवल एक ही पाथ है, तो जितना चार्ज ए पॉइंट से निकला उतना चार्ज बी से भी निकलेगा। जो टोटल चार्ज है यहाँ से यहाँ तक वो सेम फ्लो करेगा। तो हर एक कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा, सेम, Q इज सेम। तो Q इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर। तो हर एक कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा, सेम। अब बड़ी क्योंकि कैपेसिटी अलग अलग है, कैपेसिटी अलग अलग है, तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग, इस पे अलग, इस पे अलग। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V। तो आप कह सकते हैं यहाँ पोटेंशियल आया, मान लिया V1, इसके अक्रॉस आया V2 और इसके अक्रॉस आया V3। अब हमने इन तीनों कैपेसिटी इक्वल ये एक कैपेसिटी मान लिया जिसकी कैपेसिटी है C इक्विवेलेंट। तो ये भी कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे लगाया है, V पे। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं V जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 V1 प्लस V2 प्लस V3। और कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। तो आप इस रिलेशन से ले सकते हैं V, इस फिगर को देखते हुए V, तो V किसके इक्वल होगा, तो आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Q बाई C। तो चार्ज कितना है Q, इस फिगर को देख कर लिखिए इधर, तो ये आ जाएगा Q बाई C इक्विवेलेंट। V1 किसके इक्वल है, कैपेसिटी C1 है, चार्ज Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। ऐसे और ज़्यादा कैपेसिटर होते तो इस तरह से ये जो सीरीज ये चलती रहती और एन कैपेसिटर। Q कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो वी कैन राइट 1 बाई C इक्विवेलेंट 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। और यदि केवल 2 कैपेसिटर होते तो उस केस में हम लिख सकते थे फॉर 2 कैपेसिटर, इरेज कर देता हूं इसको, फॉर 2 कैपेसिटर्स दिस रिलेशन कैन बी रिटन एज C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। एल्सियम ले लीजिए C1 C2 प्लस C1 उल्टा करते हैं, C इक्विवेलेंट आ गया C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो आप इस फार्मूले को याद कर सकते हैं, ये है फॉर 2 कैपेसिटर इन सीरीज। यदि 2 कैपेसिटर सीरीज हो तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, दोनों की गुना डिवाइडेड बाय दोनों का सम।
मान लिया दो कैपेसिटर हमारे पास, एक की कैपेसिटी है 9 माइक्रोफैराड, दूसरी की कैपेसिटी है 6 माइक्रोफैराड। तो उस केस में कैपेसिटी आपको निकालनी है, तो 6 × 9 डिवाइडेड बाई 6 + 9। ऐसे ही मान लिया कैपेसिटर एक 12 माइक्रोफैराड का है, दूसरा 6 माइक्रोफैराड का है, दोनों सीरीज में जोड़ दिए, कैपेसिटी निकालनी है। तो आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 × 6 डिवाइडेड बाई 12 + 6, 12 × 6 72 डिवाइडेड बाई 12 + 6 18, 72 बाई 18 4। आंसर कितना आएगा? 4। तो आप देखिए जब हम कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटी है वो जो एक कैपेसिटर की मिनिमम वैल्यू है उससे भी कम आएगी। यू कैन चेक। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल। So what happens when capacitors are connected in parallel? मान ले 3 कैपेसिटर C1, C2, C3, तीनों की कैपेसिटी अलग अलग ले ली। ये बैटरी है V ब्रांच रिफरेंस की, A और B के बीच में जोड़ दिए तीनों कैपेसिटर। तो आप देखिए यदि कैपेसिटर पैरेलल में है तो पैरेलल में कब कहे जाएंगे? जब A से B तक जाने के डिफरेंट पाथ हो, ये पाथ 1, ये पाथ 2 और ये पाथ 3, और जो कैपेसिटर हैं वो उस पाथ में आए। जैसे ये पहला कैपेसिटर इस रास्ते में आएगा, दूसरा कैपेसिटर इस पाथ में आया, तीसरा कैपेसिटर इस पाथ में आया। तो A से B तक जाने के जितने कैपेसिटर हैं उतने ही पाथ हों, देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, और उन डिफरेंट पाथ में वो कैपेसिटर रिस्पेक्टिवली आते हों, देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। और मान ले तीनों कैपेसिटर मिलकर एक कैपेसिटर इक्वल है, जिसकी कैपेसिटी हम मान लेते हैं C इक्विवेलेंट। अब आप देखिए यहाँ से बैटरी से टोटल चार्ज निकला Q, तो Q वो तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ, इधर Q1, इधर Q2 और इधर Q3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? Q = Q1 + Q2 + Q3। तो इस केस में आप देखिए Q किसके इक्वल है? C इक्विवेलेंट × V, पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो C इक्विवेलेंट × V। अच्छा, तीनों पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सीरीज में चार्ज तीनों कैपेसिटर पे सेम था, पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस, जितने भी कैपेसिटर सब के अक्रॉस क्या होगा? सेम। तो आप देखिए A और B के बीच में ये भी है, A और B के बीच में ये भी है, A और B के बीच में ये भी है, और A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V। तो ये भी V पोटेंशियल डिफरेंस पे, ये भी V पे और ये भी V पे। तो चार्ज हम फार्मूला यूज करें Q = CV। तो आप ले सकते हैं Q1 किसके इक्वल है? Q1 = C1 × V, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V और यहाँ भी, तो C1V, C2V, C3V, V तो कॉमन आके कैंसिल हो गया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी पैरेलल में कितनी आई? C1 + C2 + C3। और यदि n कैपेसिटर होते हैं तो फिर हम लिख सकते थे C इक्विवेलेंट = C1 + C2 + C3 + C4 up to so 4n कैपेसिटर इन सीरीज। तो इस तरह से आप कैपेसिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। आपको केवल ऐड करना है। मान लिया 3 कैपेसिटर हैं, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड। तीनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया, तो रिजल्टेंट क्या होगा? 2 + 3 + 6, यानी 2 + 3 5 + 6 11 माइक्रोफैराड। तो ये था कैपेसिटर। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो प्रॉब्लम है रिलेटेड टू कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, वो डिस्कस करेंगे। जो कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो कंपटीशन सेक्शन है वो भी हम लेंगे उस लेक्चर में। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, बट कंपटीशन एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब बोर्ड CBSE और जो हरियाणा बोर्ड है और जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं
उसके हिसाब से जो सिलेबस में दिया गया है वो हम कवर कर चुके हैं। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक वो कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि हम इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, जो कंपटीशन सेक्शन के जो कॉन्सेप्ट हैं, वो अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।